नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको स्वागत है नर्सिंग विद सोनी राज में। पिछले वीडियो में हमने कैटरेक्ट मोतियाबिंद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, जिसका क्लासिफिकेशन बचा हुआ है और मैनेजमेंट, जो कि आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटरेक्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली मेनली कैटरेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, सेकेंड, एक्वायर्ड कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट का मीनिंग तो ये होता है कि अगर कैटरेक्ट का कंडीशन बर्थ से पहले मतलब जन्म से पहले हो रही है तो उसको बोलेंगे कंजेनाइटल कैटरेक्ट। सेकेंड है एक्वायर्ड कैटरेक्ट, जिसको बोलेंगे आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद किसी वजह से अगर कैटरेक्ट की कंडीशन फॉर्म हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड कैटरेक्ट। अब जो कंजेनाइटल कैटरेक्ट की कंडीशन होती है ये क्यों डेवलप होती है बर्थ से पहले, लाइक जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से डेवलप हो सकती है, माल न्यूट्रिशन के वजह से डेवलप हो सकती है, या इन्फेक्शन के वजह से हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूराइड कैटरेक्ट्स की। तो एक्यूराइड कैटरेक्ट्स जो होता है इसमें डिफरेंट वजह होती है, डिफरेंट काउज होती है, जिसके बेस पे इसको डिफरेंट टाइप में भी क्लासीफाई किया गया है। तो एक्यूराइड कैटरेक्ट्स में फर्स्ट आता है सेमाइल कैटरेक्ट। अगर बढ़ती एज के साथ कैटरेक्ट की कंडीशन हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, सेनाइल कैटरेक्ट। सेकेंड है ट्रोमैटिक कैटरेक्ट। तो ट्रोमैटिक कैटरेक्ट किसको बोलेंगे, अगर किसी एज में इंजरी हो गई या फोम या फॉरेन बॉडीज इंसर्ट करके हो गई, जिस वजह से अगर कैटरेक्ट की कंडीशन फॉर्म हो रही हो, उत्पन्न हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रोमैटिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट है रेडिएशन कैटरेक्ट। रेडिएशन कैटरेक्ट मीन्स यूवी रेस के एक्सपोज में आने से या रेडिएशन के एक्सपोज में आने से अगर पर्सन में कैटरेक्ट की कंडीशन फॉर्म हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन कैटरेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैटरेक्ट। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट होता है, अगर कोई पर्सन उसके एक्सपोजर में आ जाए, जिस पर्सन को करंट लग जाए, उस वजह से अगर कैटरेक्ट की कंडीशन फॉर्म हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैटरेक्ट। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स इसके काउजेज के बारे में, कैटरेक्ट होने के क्या क्या काउजेज हैं। तो फर्स्ट है ग्रेजुअली पेनलेस ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपासिटी। अब जो यहाँ पे लेंस में ओपासिटी फॉर्म हुई है उसकी वजह से क्या होगा, तो ग्रेजुअली यहाँ पे धीरे धीरे पर्सन में एक तो ब्लरिंग प्रॉब्लम रहेगी, धुंधला दिखाई देगा, दूसरा विजन लॉस भी होगा, मतलब कम दिखाई देगा। बट जो यहाँ पर विजन लॉस की जो प्रोसेस रहती है वो पेनलेस रहेगी, मतलब कि पर्सन को बिल्कुल पेन नहीं होगा, मतलब दर्द नहीं होगा, बट धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट है डिक्रीज कलर परसेप्शन, मीन्स पर्सन का जो कलर परसेप्शन की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, पर्सन को कलर पहचानने में दिक्कतें होंगी, दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है डिक्रीज विजुअल कैपेसिटी, जो पर्सन की देखने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसको दूर तक दिखाई नहीं देगा, उसको धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट है पुअर विजन एट नाइट, मतलब रात को उसको बिल्कुल भी या बहुत कम दिखाई देगा। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब फोटोफोबिया का मतलब होता है लाइट सेंसिटिविटी। जब भी वो लाइट की तरफ देखेगा तो उसको उसकी आंखों में बहुत तेज दर्द होगा, तो उसको बोलेंगे फोटोफोबिया। नेक्स्ट है ब्लर्ड इमेजेस दिखाई देगी। ब्लर्ड इमेजेस मतलब जब कोई कोई वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा या फिर मोबाइल वगैरह चलाएगा तो उसको बहुत धुंधला दिखाई देगा। तो ये सब क्या है,
सिम्टम्स है कैटेरेक्ट का, मतलब मोतियाबिंद का। नेक्स्ट अपन देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैटेरेक्ट्स। तो सबसे पहले पर्सन को हम डायग्नोस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का जो पर्सन है उसका हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री करेंगे, पास्ट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री करेंगे एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें आई एग्जामिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर आता है ओपोथेल्मिक अस्कोपी। इसके अंदर क्या करते हैं, आई का विजुअलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ओपोथेल्मल अस्कोपी। इसके अलावा रेटिनल अस्कोपी भी कर सकते हैं जिसमें रेटिना का विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ एक टेस्ट आता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। विजुअल एक्यूटी टेस्ट क्यों किया जाता है, विजुअल लॉस का पता लगाने के लिए जब हम या कोई भी शॉप पर अपना आंखें चेक करवाने जाते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ एक चार्ट रहता है। उस चार्ट पे आपको अलग अलग लेंस लगाकर पूछा जाता है कि आपको नंबर्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के टेस्ट को क्या बोलते हैं, विजुअल एक्यूटी टेस्ट। ये इसलिए काम आता है। तो विजुअल लॉस का जो पता लगाने के लिए, तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की। अब अपन बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो जो कैटेरेक्ट का मैनेजमेंट है उसमें सर्जरी ही एक मात्र यहाँ ऑप्शन रहता है जो यहाँ पर सर्जरी की बातें करें। तो मेनली 2 तरह की सर्जरी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है सर्जरी होने में। तो फर्स्ट है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट एक्सट्रैक्शन, सेकेंड है इंट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो लेंस होता है उसको एक कैप्सूल कवर करके रखता है। तो जो कैप्सूल होता है इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर पोर्शन जो आगे की तरफ प्रेजेंट होता है लेंस के, एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो इंटीरियर पोर्शन है उसको रिमूव कर लेते हैं, दूसरा जो लेंस उसको भी रिमूव कर लेते हैं, बट जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसको वैसे का वैसा ही रखते हैं, इसको रिमूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो सर्जरी इंट्रा कैप्सुलर कैटेरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट लेंस के साथ साथ जो दोनों पोर्शन है कैप्सूल के उनको भी रिमूव कर लिया जाता है। मीन्स इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पोर्शन यहाँ पे रिमूव कर लिए जाते हैं। तो ये दोनों सर्जरी में यही डिफरेंस होता है। अब इसके बाद एक थर्ड सर्जरी आती है जिसको बोलते हैं इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। या ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो लेंस था उसका कैप्सूल वगैरह सब रिमूव कर लिया, बट इसकी जगह कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इस लेंस की जगह एक प्लास्टिक लेंस यूज किया जाता है जो इस लेंस को रिप्लेस कर देता है। तो ये एक लेंस की तरह ही काम करता है। इस सर्जरी को बोलते हैं इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ेंगे। मीन्स सर्जरी से पहले क्या केयर देना होता है और सर्जरी के बाद क्या केयर देना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर की। तो प्री ऑपरेटिव केयर प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या इंटरवेंशन ली जाएगी। तो फर्स्ट है जब पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा तो उस टाइम क्या करना है, तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट का फेस स्क्रब करना है, मीन्स फेस को अच्छे से वॉश करना है। और जो आई लेसेस होती है मीन्स जो पलकें होती हैं उसको रिमूव कर लेना है। तो क्यों इसको रिमूव करना है,
सर्जरी के टाइम अगर आई लैश जो है बीच में इंटरफेयर ना करें, इसलिए रिमूव करना होता है। नेक्स्ट जो है पेशेंट की वाइटल साइंस, उसको अच्छे से मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करते रहना है। नेक्स्ट है जब पेशेंट को ऑपरेशन रूम ले जाया जाता है तो उस टाइम पेशेंट का सारी प्रोसेस जो होता है या जो सारे प्रोसीजर होते हैं वो अच्छे से समझाना पड़ेगा, जिससे जो भी एंजाइटी होगा, डर होगा उसके मन में, वो रिलीव हो जाएगा पेशेंट को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये प्री ऑपरेटिव हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव का। पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है? अब बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर मीन्स आफ्टर सर्जरी, मतलब कि सर्जरी के बाद जो उसको केयर देना होता है, इंटरवेंशन लेनी है। फर्स्ट इमीडिएट वाइटल साइन पेशेंट का चेक करना पड़ता है, पता लगाने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट में सर्जरी के बाद। सेकेंड है पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा किसी भी तरह सीजनिंग मतलब कफिंग, छिकना मीन्स कफिंग एंड स्ट्रेनिंग वगैरह नहीं लगाना। स्टूल पास आउट करते समय मतलब कोई भी प्रेशर या स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज में द इंक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर मीन्स आपका जो आई प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।